Hi guys, welcome back to another video of Economics on your tips. So भाइयों और बहनों, हम पहला चैप्टर समाप्त करने के बाद अब आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 यानी इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक। मैंने स्टार्टिंग में आपको एक बात बोली थी कि यार अपन चलेंगे कहानी के फॉर्मेट के अंदर, जहां पर हम लोग 1757 से स्टार्ट करें और अब हम पहुंच चुके हैं 1950 तक, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पहुंच जाएंगे 1990 तक, यानी कि जो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे उसके अंदर हम 1991 को प्रोसीड कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को। और आज की क्लास को आरंभ करने से पहले को मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल ओपन किया है जिसके अंदर हम लोग रोज 10-10 एमसीक्यू आप लोगों के लिए प्रोसीड कर रहे होते हैं हर एक चैप्टर के। ठीक है, तो अगर अब तक आप लोग ज्वाइन नहीं हुए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके ज्वाइन हो जाओ विद द नेम ऑफ गौरव जैन ऑफिशियल। तो चलिए आरंभ करते हैं हमारी आज की कक्षा को। तो हम बात कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 1990 से लेकर 1950 से लेकर 1990 तक। तो यार हम बात कर चुके थे कि हम आजाद हो गए। आजाद होने के बाद कैसी कहानी थी, मतलब जिस दिन आजाद हो रहे थे उस दिन कैसी था, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ लिया, इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसा था पढ़ लिया, सारी चीजें हम देख ली। अब बारी थी आजाद हुए बच्चे का डेवलपमेंट करने की। जब हमारा देश आजाद हुआ तो किसी बच्चे से कम नहीं था। अब आजाद होने के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ, हमारी इकोनॉमिक प्लानर्स जो थे उन लोगों ने क्या क्या किया, किस प्रकार से आगे की प्रोसीडिंग बनाई कि आज भारत यहां है जहां पर आज आप और हम उसको देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बात करूं तो बिफोर इंडिपेंडेंस हम कैसे थे बालक? स्टैग्नेंट थे। स्टैग्नेंट का वर्ड मैंने पहले बताया हुआ है। स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ या बहुत धीरे चलने वाला। ठीक है, इंडिया वाज एन अंडर डेवलप्ड कंट्री। इंडिया एक अंडर डेवलप्ड कंट्री थी। तो इन प्रॉब्लम को हटाने के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला कार्य था सरकार का कि वो एक फिजिबल इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करे। क्या डिसाइड करे? एक फिजिबल इकोनॉमिक सिस्टम डिसाइड करे किस प्रकार से चलेगा। तो 3 प्रकार के सिस्टम आपने पढ़े होंगे, आई थॉट सो कक्षा 11वीं के अंदर हमने पढ़ लिए हैं। 3 प्रकार की इकोनॉमी होती है। एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, और एक होती है बालक मिक्स्ड इकोनॉमी। ये 3 प्रकार की इकोनॉमी हर एक अर्थव्यवस्था के अंदर होती है। कैपिटलिस्ट मतलब कंप्लीट प्राइवेट, सेंट्रल प्लान मतलब कंप्लीट गवर्नमेंट, और मिक्स मतलब प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों साथ साथ में चल रही हैं पर गवर्नमेंट का अपर हैंड रहेगा। तो सबसे पहला कार्य था वो ये था कि आप ये पता करो किस प्रकार के इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर आप काम करना चाहते हैं। तो हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स ने डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रेफर करेंगे। किसको प्रेफर करेंगे? हम सबसे पहले मिक्स्ड इकोनॉमी को प्रेफर करेंगे, यानी कि प्राइवेट और गवर्नमेंट ये दोनों साथ साथ चलेंगी, तभी हमारा काम सबसे बेहतर होगा। चलो भाई सिलेक्शन हो गया, अच्छी बात है, बधाई। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम आगे बढ़े तो अब बात आती है, चलो आपने सिलेक्ट तो कर लिया कि कौन सा करना है, अब बात आती है मिक्स्ड कैसे काम करेगा। ठीक है जी, तो चलिए, तो इन ऑर्डर टू रिमूव द प्रॉब्लम एंड टू ग्रो द इकोनॉमी द गवर्नमेंट अडॉप्टेड द टेक्निक ऑफ प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। हमारी सरकार ने जो टेक्निक इस्तेमाल करी उसको कहा जाता है प्रोग्रेसिव इकोनॉमिक प्लानिंग। प्रोग्रेसिव का मतलब हम धीरे धीरे नहीं चले, अब बहुत ज्यादा स्पीड के अंदर आगे बढ़ने का हम लोगों ने प्रयास किया। इंडियन गवर्नमेंट विद द प्राइम मिनिस्टर एज अ चेयरमैन फॉर्म्ड द प्लानिंग कमीशन which is now known as नीति आयोग, जिसको आज हम नीति आयोग के नाम से जानते हैं। मोदी जी ने उसको हिंदी कन्वर्जन कर दिया है, उसको प्लानिंग कमीशन कहा गया था ऑन मार्च 1950 एंड अडॉप्टेड 5-year प्लान स्ट्रेटजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। नीति आयोग जो आज नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, पहले उसको प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था। तो उसका गठन हुआ और उसके गठन के बाद यह तय किया गया कि भारत के डेवलपमेंट के लिए हमें 5-year प्लान स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल करना है। इसका 5-year प्लान स्ट्रेटेजी का अब आती है सर, ये 5-year प्लान स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? तो बेटा 5-year प्लान स्ट्रेटेजी बड़ी आसान है। 5-year प्लान स्ट्रेटेजी का मतलब होता है कि हम 5-5 साल के गैप में प्लान्स को बदलें। हम एक 5 साल एक गोल सेट करें और पूरे 5 साल लगा दें उस गोल को पूरा करने के लिए। फिर 5 साल बाद एक नया गोल सेट ऑन होगा और फिर हम उस गोल को पूरा करने के लिए जान लगा देंगे। फिर अगले 5 साल बाद एक और गोल सेट ऑन होगा, उसको पूरा करने के लिए हम जान लगा देंगे। ये होती है 5-year प्लान स्ट्रेटेजी। बट एक चीज याद रखना,
ये जो गोल्स की हम बात कर रहे हैं ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, जैसे इन 5 साल एग्रीकल्चर सेक्टर को देने, इन 5 साल इंडस्ट्रियल सेक्टर को देने, इन 5 साल आईटी सेक्टर को देने, इन 5 साल किसी और सेक्टर को देने। ये हो गए शॉर्ट टर्म गोल जो 5-5 साल में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं आपके लॉन्ग टर्म गोल जिसको हम बोलते हैं जनरल गोल्स। क्या बोलते हैं? जनरल गोल्स। जनरल गोल्स का मतलब क्यों कर रहे हो आप एग्रीकल्चर सेक्टर का डेवलपमेंट, क्यों कर रहे हो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर का डेवलपमेंट, क्यों आपको आईटी सेक्टर का बढ़ाना है, वो होते हैं हमारे जनरल गोल। जैसे फॉर एग्जांपल सर हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन क्या है? ऑब्जेक्टिव सबका है। एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा रहे हो तो भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ा रहे हो तो भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो, आईटी सेक्टर को बढ़ा रहे हो तो भी आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो। मतलब आपके सारे 5 ईयर प्लान का एक कॉमन गोल है कि हमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है। अब कैसे होगा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? ये आपका आ जाता है 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। तो 2 प्रकार के गोल हमें यहां पर पढ़ने, एक होता है आपका लॉन्ग टर्म गोल, एक होता है आपके शॉर्ट टर्म गोल। क्लियर है? समझो तक। तो अभी यहां पर थोड़ी सी डिटेलिंग के बारे में हम बात करते हैं। तो इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड डेफिनेशन देख लो। अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक प्लानिंग रेफर्स टू द यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज। कंट्री के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो इन डिफरेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन अकॉर्डिंग टू द नेशन प्रायोरिटी। जैसे हमारे देश को आवश्यकता है उस आवश्यकता के हिसाब से आप रिसोर्सेज का इस्तेमाल करो, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। बड़ा आसान है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं गोल्स ऑफ प्लानिंग इंडिया की, भारत में जो 5 ईयर प्लान की कहानी चलाई थी उनमें कौन कौन से गोल थे, किस प्रकार से काम कर रहे हैं, तो देखो द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड 5 ईयर प्लान स्ट्रेटेजी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। हमारी जो देश है उसने पंचवर्षीय योजना का इस्तेमाल करा ताकि हम क्या कर पाए? डेवलपमेंट कर पाए। इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑन अप्रैल 1951। 1 अप्रैल 1951 को भारत ने अपना प्रथम 5 ईयर प्लान यहां पर लॉन्च करा। तो ये लिख लेना, पेपर में आ जाता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब लॉन्च हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान भारत के अंदर लॉन्च किया गया था 1 अप्रैल 1951 को, और जो इसका ड्यूरेशन था 1951 से लेकर 56 तक। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या काम था इन 5 साल के अंदर? इन 5 साल के अंदर हमारी सरकार ने सोचा था कि हम एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने का काम करेंगे। क्या करेंगे? एग्रीकल्चर सेक्टर को बूस्ट करने का काम यहां पर करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? अब जो आखिरी 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा है वो चला था 2012 से लेकर 2017 तक। क्लियर हो गया? जो अभी 5 ईयर प्लान जो अभी खत्म हुआ है 4-5 साल पहले, उसके बाद अभी कंटिन्यू नहीं हुआ, वो था 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है, 12 कौन सा? 12वां नंबर 12th 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था। ठीक है, आपके बेसिकली इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि सर फर्स्ट 5 ईयर प्लान का गोल क्या था, सेकंड 5 ईयर प्लान का गोल क्या था। जैसे अभी आया था आपके सैंपल पेपर में क्वेश्चन था आईपीआर 1956 कौन से 5 ईयर प्लान का गोल था। तो आईपीआर 1956 तो आप यहां देख सकते हैं 56 तक तो पहला 5 ईयर प्लान खत्म हो गया। तो इसके बाद जो चला था वो था 1956 से लेकर 61 तक, ये था सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को लॉन्च किया था, जो कि इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। यानी कि सेकेंड 5 ईयर प्लान का जो इंपॉर्टेंट मोटिव था वो था इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज को बूस्ट अप करना। समझ गए? ये बेसिक चीजें जिनको आपको ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, आगे देखो। आगे अगर अपन बात करते हैं तो हमारी प्लानिंग कमीशन ने 2 प्रकार के गोल डिसाइड करे, जैसा कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, एक है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, लंबे समय, जो कि 5 ईयर प्लान से मतलब नहीं है जिनको। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं तो ये पकड़ के चलो, तुम्हारा लंबे समय का ऑब्जेक्टिव क्या? बाद में टॉप करना, फोड़ना तोड़ना, ऑल इंडिया रैंकर बनना। ये क्या है? लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म गोल क्या है? सितंबर के महीने में कैसे पढ़ना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। अक्टूबर के महीने में कैसे पढ़ना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। नवंबर के महीने में कैसे पढ़ना है, ये शॉर्ट टर्म गोल हो गया। इन सारे गोल का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? कि हमें ऑल इंडिया रैंकर बनना है। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म गोल का मतलब हो गया तुम्हारा ऑल इंडिया रैंकर बनने का सपना। तू पहले लाल हो जा, है ना? शाबाश बेटा, 1 मिनट रुक। देखो, तो लॉन्ग टर्म गोल का मतलब क्या है? कि तुम्हें ऑल इंडिया रैंकर बनना, ये हो गया हमारा लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, अब शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब क्या होता है? शॉर्ट टर्म गोल सितंबर के महीने में कैसे पढ़ाई होगी,
अक्टूबर में कैसे होगी, नवंबर में कैसे होगी। उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म गोल मतलब इट रेफर्स टू द गोल विच आर अचीव्ड ओवर अ पीरियड ऑफ 20 इयर्स, 25 ईयर, 30 इयर्स। जैसा आता ना मोदी जी कभी कभी 2025 तक भारत के हर व्यक्ति के पास अपना घर होगा। ये क्या है, लॉन्ग टर्म गोल। भाई 20 साल 25 साल के अंदर अचीव करना है, ठीक है। अब इसके लिए सरकार अलग अलग तरीके की टेक्निक्स अपनाती रहती है, ठीक है ना। तो हमारे कुछ कॉमन गोल्स हैं जो कि हर 5 ईयर प्लान में चलते हैं, जैसे एम्प्लॉयमेंट हो गया, ग्रोथ हो गया, मॉडर्नाइजेशन हो गया, इक्विटी हो गया। ये सारे क्या है, लॉन्ग टर्म गोल, ठीक है। दूसरे आते हैं आपके शॉर्ट टर्म गोल जो कि प्लान स्पेसिफिक होते हैं। इसको लिखना, ये कैसे होते हैं, प्लान स्पेसिफिक होते हैं, यानी कि हर प्लान के अलग होते हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अलग होगा, सेकंड का अलग होगा, थर्ड का अलग होगा, फोर्थ का अलग होगा, फिफ्थ का अलग होगा। ऐसे हर 5 ईयर प्लान के जो गोल है वो यहां पर अलग हो रहे होते हैं। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। इट रेफर्स टू द गोल दैट आर टू बी अचीव बाय स्पेसिफिक प्लान, यानी कि प्लान स्पेसिफिक गोल्स। इट डिफर अकॉर्डिंग टू द नीड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। हमारी अर्थव्यवस्था की रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारे के सारे गोल भारत के अंदर चल रहे होते हैं। सबको समझ में आ गया, ठीक है। तो अभी हम इनके बारे में बात करते हैं। ये तो छोटा मोटा काम है, तो अपन चलते चलते कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं वो कौन से गोल हैं जो कि लंबे अंतराल के अंदर हमें अचीव करने हैं, यानी 20 साल 25 साल के अंदर हमें अचीव करने थे जब हम आजाद हुए थे, और देखते हैं क्या वो आज तक अचीव हो पाए हैं या नहीं हो पाए। तो पहला जो हमारा गोल है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है कि जब हमारी जो इकोनॉमिक पाथ है वो एक स्टैंडर्डाइज वे में आके एक ना एक ट्रेंड बना के ग्रो करे, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टेगनेंट थी, रुकी हुई थी। तो हमारा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम करें। इसके ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर काम किया। अगर मैं आपसे बोलूं सर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर्स टू द इंक्रीज इन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। कुछ समय के अंतराल के अंदर जब हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी, यानी कि कितना प्रोडक्शन हम कर रहे हैं वो बढ़ जाए, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारा सबसे पहला क्राइटेरिया क्या था कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाएं। और इकोनॉमिक ग्रोथ किससे मेजर की जाती है, सबसे प्राइमली जीडीपी से। किससे, जीडीपी। तो हमारा पहला काम क्या था कि हम कुछ भी करके जीडीपी बढ़ाएं। अगले 25 सालों के अंदर हमें फलाना चंद की जीडीपी तक पहुंचना है। जैसे इंडियन इकोनॉमी को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी तक हमें लेकर जाना, ये क्या है, लॉन्ग टर्म गोल। एक साल में अचीव नहीं होगा, 25-50 साल लगेंगे इसको अचीव करने के लिए। समझ में आ गया। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा, इकोनॉमिक ग्रोथ। दूसरा क्या था, मॉडर्नाइज होना। मॉडर्नाइज होने का मतलब क्या है, 2 प्रकार से मतलब है। मॉडर्नाइज होने का मतलब तो ये है, अच्छी बात है कि हमें भाई प्रोडक्शन टेक्निक्स को बदलना है, नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लाना है। साथ साथ में या मॉडर्नाइजेशन का मतलब है कि हमारे एंशिएंट मीनिंगलेस रिचुअल्स जो थे, यानी कि पुराने जमाने में कुछ ऐसी प्रथाएं हुआ करती थी तो हो सकता है पुराने जमाने के हिसाब से ठीक हो पर आज के हिसाब से खराब है। जैसे सती प्रथा, ठीक है, कि भाई पति मर जाएगा तो पत्नी उसी की जो है चिता में निबट जाएगी, ठीक है। अब वो पत्नी की इच्छा है, भाई जबरदस्ती थोड़ा कर सकते हो। पहले इच्छा स्वरूप ही चली जाती थी, अब तो जबरदस्ती करने वाला कॉन्सेप्ट हो गया। तो भाई वो सती प्रथा हटा दो, ठीक है। लड़कियां पढ़ नहीं सकती हैं, ठीक है, लड़कियों का पढ़ना श्राप है, ठीक है। बचपन में शादी हो जाए, ये सारी क्या थी, ये ऐसी रिचुअल्स थे जो कि आज के जमाने में फिट नहीं बैठते हैं। तो इन सारे रिचुअल्स को खत्म करना भी मॉडर्नाइजेशन का एक पार्ट यहां पर आता है। तो पहला हो गया इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा हो गया मॉडर्नाइजेशन। अगर हम तीसरे के बारे में बात करते हैं, भाई तीसरा गोल क्या था, तो तीसरा गोल हुआ करता था हमारा पूर्ण रोजगार। हंसलो 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 सब हंसलो, नहीं हंसलो तुम हंसलो, ठीक है। नहीं हुआ अचीव, क्या करें यार, बड़ा देश है, ठीक है। प्लानिंग चलती रहती है भैया। देखो क्या है, सीधी सी बात मैं आपको समझाऊं कि अगर किसी पॉलिसी मेकर से गलती होती है तो रिफॉर्म बन जाता है। अभी आप अगले चैप्टर के अंदर रिफॉर्म ही रिफॉर्म पढ़ोगे। व्हाट इज रिफॉर्म, फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिसी अगेन। भाई पता चलेगा पुरानी पॉलिसी ठप्प पड़ गई, बोले नहीं बढ़ा दो रिफॉर्म के नाम से, ठीक है। तो फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है, इसको समझना। फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, पूर्ण रोजगार का मतलब ये नहीं कि सबको रोजगार मिल जाए, इसको नहीं बोलते। पूर्ण रोजगार का मतलब है जो व्यक्ति काम कर सकता है, करना चाहता है और जिस रेट पे काम मिल रहा है उस रेट पे करने को तैयार है, उसको रोजगार मिल जाना। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन ऑल दोज हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क, जो काम कर सकते हैं, करना चाहते हैं, एट द मार्केट वेज रेट गेट वर्क। मार्केट वेज, जैसे अपन ने वो देखी होगी, भाभी जी छत पर, नहीं भाभी जी नहीं, जीजा जी छत पर है, भाभी जी तो घर पर है, हाँ जी। तो भाभी जी घर पर हैं, ये नहीं, हाँ। तो उसके अंदर एक व्यक्ति है विभूति नारायण मिश्रा, तो सरकार को
फर्क नहीं पड़ता, तू बेरोजगार बेरोजगारी मर जा, कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिस रेट पे उसको नौकरी मिल रही है उस रेट पे नौकरी करना नहीं चाहता। वो बोले आया हूं टॉपर फ्रॉम छपरा इंडस्ट्री, तो भाई कर ले तुम, छपरा यूनिवर्सिटी, सॉरी, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट ये था ताकि अगर सब लोग काम करेंगे तो बेसिकली हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। चौथा पार्ट है इक्विटी। इक्विटी का मतलब है इक्वल, सबके पास पैसा रहे। मतलब ऐसा ना हो कि इंडियन इकोनॉमी के अंदर कुछ सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी बहुत ज्यादा बढ़ जाए या कुछ लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा हो जाए और मेजरली लोगों के पास बहुत कम पैसा रहे। मतलब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर नहीं होना चाहिए। और इस अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को हटाने के लिए हमारी सरकार ने कुछ काम करे, जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन एंड सब्सिडीज। ये क्यों है भारत में अंदर? किसी ने भी सोचा सर हम टैक्स देते क्यों देते, हम सब्सिडी लेते क्यों लेते? भाई टैक्स और सब्सिडी क्यों दी जा रही है और ली जा रही है? टैक्स और सब्सिडी को ऑब्जेक्टिव की वजह से दी जा रही है और ली जा रही है। वो ऑब्जेक्टिव ये है कि जिनके पास एक्स्ट्रा ही पैसा है उस पैसे को लेकर उन लोगों को फायदा दिया जाए जिनके पास पैसा नहीं है। ठीक है, मतलब मीनिंगलेस है ये पूरा कॉन्सेप्ट, पर स्टिल ये वाला कॉन्सेप्ट भारत के अंदर चलता है। भाई मेहनत करो, पैसा कमाओ, क्या दिक्कत आ रही है उसमें? ठीक है, तो यहां पर टैक्सेशन और सब्सिडी का कॉन्सेप्ट सरकार ने लॉन्च करा ताकि हम इक्विटी के ऊपर प्रोसीड कर पाए कि सबके पास पैसा हो। ऐसा नहीं हो कि कुछ के पास पैसा है और कुछ के पास नहीं हो। और पांचवा तो आप सभी जानते हैं सेल्फ रिलायंस, जिसको हम आज के भाषा के अंदर अगर हम बोले तो है आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, तो मोदी जी ने जितनी भी पॉलिसीज अभी लॉन्च करी ना वो बेसिकली क्या पुरानी पॉलिसीज है जिनको हम पहले इंग्लिश के नामों से जानते थे, अब हम उनको हिंदी के नामों से जान रहे हैं। तो सेल्फ रिलायंस का मतलब है मोर एंड मोर डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक गुड रेदर देन इंपोर्टिंग इट फ्रॉम अदर कंट्री। बाहर से मंगाने की जगह भारत के अंदर ही सारे के सारे काम कर लो, भारत के अंदर ही सारा सामान मंगा लो, उसको हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सेल्फ रिलायंस का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप इंपोर्ट कम करो, अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर को बोलो कि आप प्रोडक्शन अच्छा करो, आप प्रोडक्शन अच्छा करो, उनको फायदा दो, उनको सब्सिडीज दो, उनको काम करने के लिए हेल्दी एनवायरनमेंट दो ताकि हमारा काम बहुत बेहतर तरीके से चल पाए। सबको समझ में आ गया? तो ये है बेटा आपके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, जिसको हम कहते हैं द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। कि 5 ईयर प्लान क्यों बनाए जा रहे हैं, इनके मेजर गोल आपके ये 5 हैं। क्लियर हो गया बालक? ठीक है, तो ये बेसिकली आपका आज का टॉपिक यहां पर हो गया है समाप्त। कल के टॉपिक के अंदर हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। और अब तक अगर बालक तू मेरी क्लास के अंदर एनरोल नहीं हुआ है, जहां पर मैं और मेरी टीम आपको पढ़ाती कंप्लीटली लाइव, हर एक क्वेश्चन का मिलता है आपको जवाब, आपकी होती है एमसीक्यू की तैयारी कुछ इस प्रकार से जैसे पूरे भारत में कहीं नहीं होती है। हजारों बच्चों के साथ बैठकर तू कंपीट करता है, उसके अंदर अपनी रैंकिंग पता करता है और एक ऐसी जगह घुसता है जो कि भारत में कहीं और नहीं मिलती। वो है मेरी नो डाउट आर्मी। नो डाउट आर्मी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको आज से 1 साल पहले मैंने देखा था। वो कॉन्सेप्ट था कि इंडिया के टॉप नॉच 8000 ऑल इंडिया रैंकर्स को मैं क्रिएट करूंगा, जहां पर पूरी कक्षा 12th के अंदर उसको जिस भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही होगी, हर एक प्रकार की प्रॉब्लम को यहां पर मैं सॉल्व कर रहा हूंगा। और आज बड़ी खुशी के साथ मैं यहां हर बार बता रहा हूं कि भैया उस नो डाउट आर्मी के अंदर हजारों की संख्या में एनरोलमेंट हो चुके हैं। और कमाल की बात यह है कि 100% सेटिस्फेक्शन रेट के साथ वो सभी बालक यहां पर पढ़ रहे हैं और अपने डाउट को क्लियर कर रहे हैं। तो अगर आपको भी एनरोल होना है ब्रह्मास्त्र प्रीमियम बैच में, और इसके साथ मतलब अगर अब तक आप लेट हो गए हो भाई एनरोल करने में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं ब्रह्मास्त्र प्रीमियम क्रैश कोर्स बैच। जी हां, अगर आप अभी भी एनरोल करते हो तो अभी जितनी भी क्लासेस चल रही है ब्रह्मास्त्र प्रीमियम की वो सब लाइव देखोगे, जो खत्म हो चुकी हैं उनको रिकॉर्डेड देखोगे, और आने वाली हमारी ब्रह्मास्त्र प्रीमियम रिवीजन बैच या क्रैश कोर्स बैच के अंदर एनरोल हो जाओगे। एनरोल करने के लिए आपको बहुत प्यारा छोटा सा काम करना है, आपको अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेना है यूजिंग कोड गौरव जे। ये मेरा कोड नहीं है, ये कॉमर्स के हर एक बच्चे का कोड है जो कि इस नो डाउट आर्मी के अंदर आने वाला है। और बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि जब आप ये कोड लगाते हैं तो सबको एक बात पता लगती है, कॉमर्स वाले ठीक है। सवाल को दैट वाज अ ग्रेट थिंग, क्योंकि हमने इस कोड को इंडिया का सबसे बड़ा K-12 डिपार्टमेंट का कोड बनाने में सफलता प्राप्त कर ही ली है। तो बस तो मजे की बात है। तो अगर अब तक आप लोग एनरोल नहीं हुए तो एनरोल हो जाओ। आपको लेना है अनअकैडमी प्लस
और आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन। प्राइसिंग जो है वो बड़ी सिंपल है, प्राइसिंग अप्रोक्सीमेटली 1125 पर मंथ है, ठीक है, फॉर ऑल सब्जेक्ट्स। यानी कि अगर मैं बात करूं, आपके पास हम 7 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, 8 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो करीब 150 रुपए पर सब्जेक्ट पर मंथ की आपकी प्राइसिंग है, तो ये काफी ज्यादा सस्ती पड़ जाती है। और आप आइकॉनिक पे जाते हैं तो ये करीब डबल होकर 300 रुपीज पर सब्जेक्ट यहां पर आपकी पड़ जाती है। इसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट मिलता है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो आईपी हो, चाहे वो कोई मैथमेटिक्स हो, अप्लाइड हो, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ये प्राइसिंग है। आपको लेना है सब्सक्रिप्शन थोड़ा लंबे समय का लें, ऐसा नहीं है कि सर 1 महीने 2 महीने 3 महीने का ले लूं, लियो तो लंबा लो, वरना कोई बात नहीं, ठीक है, क्योंकि पहले इस्तेमाल करके विश्वास बाद में करना, इसमें देर हो जाएगी यार, बार भी निकल जाएगी तुम्हारी, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, गुड नाइट, बाय, नमस्कार।